Today our topic is steps of root canal treatment. सबसे पहले जो मेन स्टेप होता है वो होता है एक्सेस प्रेपरेशन. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ RCT. Our main aim is to gain access to the root canal, pulp canal. So जब हम एक्सेस प्रेपरेशन कर रहे होते हैं तो हमारा जो मेन एम होता है वो होता है टूथ के स्ट्रक्चर को कंजर्व करना. मेनली जो इसके इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे कस्प टिप्स, मार्जिनल रिजेस, उनको हम जितना हो सके कंजर्व करने की कोशिश करते हैं ताकि टूथ का जो स्ट्रक्चर है वो भी कंजर्व रहे और कम से कम कटिंग हो. देन डी रूफ चैम्बर टू एक्सपोज पल्प हॉर्न्स एंड ऑरिफिसेस. पल्प हॉर्न्स और ऑरिफिसेस को एक्सपोज करने के लिए, प्रॉपरली एक्सपोज करने के लिए हम डी रूफिंग करते हैं चैम्बर की ताकि स्ट्रेट लाइन एक्सेस हो सके ऑरिफिस और एंड एपेक्स में. जैसे पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है एक स्मॉल सा डेंटिन का पार्ट है. जब उसको हम कट करते हैं तो वी विल गेन स्ट्रेट लाइन एक्सेस टू द कैनाल. जब हम डिफरेंट टीथ पर काम कर रहे होते हैं तो हमें रूट्स के बारे में आइडिया होना चाहिए, रूट कैनाल्स के बारे में आइडिया होना चाहिए कि हम कौन सा टूथ यूज़ कर रहे हैं और उसमें कितनी रूट कैनाल्स हो सकती हैं, उसमें कितनी रूट्स हो सकती हैं. उसके लिए ये जब बातें हमें पता होंगी तो हमारे लिए एक्सेस प्रेपरेशन हमारे लिए ईजी हो जाती है. अगर हम मैक्सिलरी टीथ के बारे में बात करें तो जो सेंट्रल इंसाइज़र होता है उसमें ट्रायंगुलर शेप प्रेपरेशन बनती हैं. देन अगर लेटरल इंसाइज़र की बात करें तो रफली ओवॉइड शेप होती है. कैनाइन में ओवल, फर्स्ट प्री मोलर एंड सेकंड प्री मोलर में ओवॉइड शेप बनती है. फर्स्ट मोलर में ट्रायंगुलर शेप एंड सेकंड मोलर में भी ट्रायंगुलर शेप बनती है. और अगर हम मैंडिबुलर टीथ की बात करें तो जो सेंट्रल इंसाइज़र होता है उसमें ऑलमोस्ट ओवॉइड शेप बनती है. देन लेटरल एंड कैनाइन, लेटरल इंसाइज़र्स और जो कैनाइन होता है उसमें ओवल शेप बनती है. फर्स्ट प्री मोलर एंड सेकंड प्री मोलर में ओवॉइड शेप बनती है. फर्स्ट मोलर में रेक्टेंगुलर एंड ट्रेपेजॉइडल शेप और सेकंड मोलर में ट्रायंगुलर शेप बनती है. अब हम सेपरेटली टीथ के बारे में बात करते हैं. जो मैक्सिलरी, सेंट्रल और लैटरल इंसाइज़र्स होते हैं उनमें जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रायंगुलर शेप बनती है क्यों, और इसमें ओनली वन कैनाल होती है. मैक्सिलरी, सेंट्रल एंड लैटरल इंसाइज़र्स में दे हैव ओनली वन कैनाल and have only one root. मैंडिबुलर, सेंट्रल एंड जो लैटरल इंसाइज़र्स होते हैं उनमें भी सिंगल रूट होती है और सिंगल रूट कैनाल होती है. मैक्सिलरी कैनाइंस में भी सिंगल रूट होती है और सिंगल रूट कैनाल होती है और शेप ओवल बनती है. जब हम एक्सेस प्रेपरेशन करते हैं तो ओवल शेप बनती है. मैंडिबुलर कैनाइन में भी सिंगल रूट होती है और एक्सेस प्रेपरेशन ओवल बनती है. अगर मैक्सिलरी प्रीमोलर्स के बारे में बात करें तो जो फर्स्ट मैक्सिलरी प्रीमोलर होता है उसकी दो रूट्स होती हैं और दो ही रूट कैनाल्स होती हैं. जो सेकंड प्रीमोलर होता है उसमें रूट सिंगल होती है और रूट कैनाल भी सिंगल होती है, लेकिन एक्सेप्शंस हो सकती हैं. एक रूट में दो रूट कैनाल्स भी हो सकती हैं. जो मैंडिबुलर प्रीमोलर्स होते हैं उनमें सिंगल रूट होती है, फर्स्ट प्रीमोलर में भी और सेकंड प्रीमोलर में भी, और प्रेपरेशन की शेप ओवॉइड बनती है. मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर की थ्री रूट्स होती हैं और थ्री कैनाल्स होती हैं, लेकिन फोर कैनाल्स भी इसकी हो सकती हैं. एक्सेप्शंस आर देयर. इसी तरह मैक्सिलरी सेकंड मोलर की भी थ्री रूट्स होती हैं और थ्री रूट कैनाल्स होती हैं और फोर भी हो सकती हैं. तो जो शेप बनेगी वो ट्रायंगुलर शेप होगी. मैंडिबुलर मोलर जो फर्स्ट मोलर होता है उसमें टू रूट्स होती हैं लेकिन थ्री रूट कैनाल्स होती हैं. जो मीजियल रूट होती है उसमें दो कैनाल्स होती हैं, एक मीजियो बक्कल एंड मीजियो लिंगुअल. इसमें फोर कैनाल्स भी हो सकती हैं. जो सेकंड मैंडिबुलर मोलर होता है उसमें
2 रूट्स होती हैं और 3 रूट कैनाल्स होती हैं, 4 भी हो सकती हैं इसमें। सिस प्रिपरेशन के बाद जो इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ करते हैं क्लीनिंग और शेपिंग करने के लिए, वो स्टेनलेस स्टील, उसमें हैंड फाइल्स आ जाती हैं। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको फाइल्स के बारे में, इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताया था। के फाइल्स होती हैं, एच फाइल्स होती हैं, उनके डिफरेंसेस बताए थे। नाइट आई रोटरी इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ करते हैं। फाइल डायमेंशंस, जो D1 होता है वो होता है डायमीटर एट द टिप। टिप के डायमीटर को हम D1 कहते हैं। तो जो साइज़ 15 फाइल होती है उसका जो टिप का डायमीटर होगा ना वो 0.15 होगा। जो D2 होता है उसको हम D16 भी कहते हैं। ये डायमीटर होता है टिप से 16 के डिस्टेंस पे होता है, जहाँ पे कटिंग फ्लूट्स एंड हो जाते हैं। ये वर्किंग पार्ट होता है फाइल का। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है। अब जो 15 के फाइल होगी उसका D2 का जो डायमीटर होगा उसके लिए फार्मूला हम यूज़ करेंगे 0.15 प्लस 0.02 इंटू 16 वी इट इज़ इक्वल टू 0.47 इसके अलावा गेट्स, ग्लिडन ड्रिल्स हम यूज़ करते हैं, बार ब्रोचेज, रीमर्स। इनके बारे में भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। क्लीनिंग एंड शेपिंग, हम क्लीनिंग एंड शेपिंग कैसे करते हैं, हमने 2 टेक्निक्स के बारे में बताती हूँ। एक क्राउन डाउन टेक्निक होती है, एक स्टेप बैक टेक्निक होती है। जो क्राउन डाउन टेक्निक होती है उसमें हम बिग इंस्ट्रूमेंट से यूज़ करते हुए स्मॉल इंस्ट्रूमेंट की तरफ आते हैं। और इसमें क्राउन डाउन टेक्निक में हम कोरोनल पोर्शन को पहले प्रिपेयर करते हैं, देन कोरोनल थर्ड, फिर मिडल थर्ड और फिर एपिकल थर्ड की तरफ आते हैं। अब इसमें ये होता है कि रिस्क ऑफ एक्सट्रूजन ऑफ डेब्रिस बियॉन्ड अपेक्स, लेस फ्रिक्शन और स्ट्रेस होता है। इंस्ट्रूमेंट पे ज़्यादा स्ट्रेस आती है जब हम बिगर इंस्ट्रूमेंट से यूज़ करेंगे ना, लेकिन एक्सेस बेटर होती है। जो स्टेप बैक टेक्निक होती है उसमें हम स्मॉल इंस्ट्रूमेंट से यूज़ करते करते बिग इंस्ट्रूमेंट की तरफ जाते हैं। स्मॉल डायमीटर का पहले हम यूज़ करते हैं इसमें। इसमें हम एपिकल थर्ड जो होता है उसको फर्स्ट ही प्रिपेयर करते जाते हैं, देन मिडल थर्ड आता है, देन एपिकल, देन कोरोनल थर्ड आता है। अब इसमें इसका फ़ायदा ये होता है कि सबसे पहले हम एपिकल स्टॉप प्रॉपरली बना लेते हैं, फिर प्रिपरेशन करते हैं मिडल एंड कोरोनल थर्ड की। अब इससे ये होगा कि जो डेब्रिस होता है वो फर्दर एपेक्स को क्रॉस नहीं करता। मतलब साथ साथ जब हम इरिगेशन करते हैं, प्रॉपरली क्लीनिंग करते हैं, अंदर का डेब्रिस और पल्प, नेक्रोटिक पल्प को रिमूव करते हैं, इन्फ्लेम्ड पल्प भी हो सकती है, जब उसको रिमूव करते हैं तो वो एपेक्स को क्रॉस नहीं करता और एक प्रॉपर टेपरिंग शेप बन जाती है कैनाल की ऑब्चुरेशन के लिए। इरिगेशन एंड मेडिकामेंट्स, हम कौन कौन से इरिगेटिंग सॉल्यूशंस यूज़ करते हैं। सोडियम हाइपोक्लोराइड आता है, इथाइलिन, डाइअमाइन टेट्राएसिटिक एसिड, EDTA, क्लोरोफॉर्म डिज़ोल्व करता है जीपी को। जब हम अगर ये ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तो जीपी को डिज़ोल्व करने के लिए हम क्लोरोफॉर्म यूज़ करते हैं। जो सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है ये ऑर्गेनिक मटेरियल को डिज़ोल्व करता है, EDTA इनऑर्गेनिक मटेरियल को डिज़ोल्व करता है। हम जब फाइल से प्रिपरेशन करते जाते हैं साथ साथ ही हम इरिगेशन करते जाते हैं ताकि प्रॉपरली क्लीनिंग होती रहे साथ साथ ही। एंडोडोंटिक माइक्रोबायोलॉजी, प्राइमरी एंडोडोंटिक इन्फेक्शन जो उसमें बैक्टीरियोइड्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर फेल्ड एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट है तो उसमें टेरोकोकस फेकालिस बैक्टीरियाज इन्वॉल्व होते हैं। ऑब्चुरेशन हम कैसे करते हैं, ऑब्चुरेशन मतलब कैनाल सिस्टम को सील करने के लिए हम ऑब्चुरेशन करते हैं, जीपीज़ यूज़ करते हैं, गटापच्चा यूज़ करते हैं और सीलर यूज़ करते हैं। सीलर में जिंक ऑक्साइड यूजिनोल आ जाता है। वार्म वर्टिकल एंड कोल्ड लैटरल टेक्निक यूज़ करते हैं हम ऑब्चुरेशन करने के लिए। जो वार्म वर्टिकल टेक्निक होती है उसमें हम जीपी फर्स्ट यूज़ करते हैं। ऑब्चुरेशन के लिए जो हम फर्स्ट जीपी पॉइंट सेलेक्ट करते हैं उसको हम मास्टर कोन कहते हैं। अब जो वार्म वर्टिकल टेक्निक होती है उसमें हम एक प्लगर को हीट करते हैं और कैनाल में लेके जाते हैं और जो एक्स्ट्रा जीपी पॉइंट होता है उसको हम रिमूव कर देते हैं।
इस तरह वन बाय वन करके हम फर्दर जीपीज़ ऐड करते जाते हैं और प्लगर को हीट करके इंसर्ट करते जाते हैं और ऑब्चुरेशन हो जाती है। जो कोल्ड लैटरल टेक्निक होती है उसमें हम जब हम मास्टर कोन को अप्लाई करते हैं उसके बाद हम स्प्रेडर यूज़ करते हैं। जब हम स्प्रेडर को यूज़ करते हैं तो उसके लिए नेक्स्ट जीपी पॉइंट के लिए स्पेस क्रिएट हो जाती है। फिर इस तरह करके हम वन बाय वन जीपीज़ ऐड करते जाते हैं और साथ साथ स्प्रेडर यूज़ करते जाते हैं। इट इज़ कॉल्ड कोल्ड लैटरल टेक्निक। ऑब्चुरेशन करने के बाद फिर हम टेम्परेरी रेस्टोरेशन करते हैं और फिर नेक्स्ट विज़िट में हम परमानेंट रेस्टोरेशन कर देते हैं। आरसीटी के बाद चूँकि टूथ स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक हो जाता है तो ऊपर क्राउनिंग मस्ट होती है। अगर हम क्राउनिंग नहीं करवाते तो टाइम के साथ साथ टूथ के फ्रैक्चर होने का ख़तरा ज़्यादा बढ़ जाता है।